नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल डियर आर एस सर में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। चाहे बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, सभी में यह वीडियो आपको काम देगा ही देगा। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार की इस वीडियो में। तो मौलिक अधिकार से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये हमारे लिए मस्ट बी है दोस्तों, कि मौलिक अधिकार से हमारे जितने भी वीडियो क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बिना कुछ देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार की, तो संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार को किया गया है, कवर किया गया है। दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और अनुच्छेद इसका क्या है। दो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसे कहाँ से ली गई है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार में संशोधन की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में मौलिक संविधान संशोधन की चर्चा की गई है, तो यानी कि 352 में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ से भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक जो हमारे अधिकार थे 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे 6 कर दिया गया। 6 कर दिया गया यानी कि जो हमारी संपत्ति का अधिकार था, जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है और उसे अनुच्छेद यानी कि 31 और यानी कि 19 क से हटाकर 300A कानून अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसे हटाया गया है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और कहाँ रखी गई है, तो 300A के कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर पूछता है कि किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया, तो यहाँ दोस्तों 6 और 7, 6 सत्ते 42, 2 बढ़ा लेना है आपको, 6 सत्ते 42 प्लस 2, तो 42 प्लस कितना हो गया आपका 44। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस आपको एक दिमाग में ऐसा बैठा दिए हैं कि ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे है कौन कौन से। तो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, जिसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार। तो दोस्तों समता या समानता का अधिकार जो है हमको अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी चर्चा की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 1919 से 22 में की गई है। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24 में की गई है। अगर हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो यानी कि 25 से 28 में इसकी चर्चा की गई है। संस्कृति की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों इसको याद रखेंगे। याद रखने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक हमने बनाया है, यानी कि एक स्टोरी आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ। दोस्तों अभी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है क्या है, बहुत ही नीचे जा रही है, और सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, माँ से बोलते हैं, हे माँ अब बहुत ही ज़्यादा बुराई आ गया है, अब इसका बुराई पर तुम उसको अच्छाई कैसे लाओगे, यानी कि फिर से तुम्हें दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा। तो हमने उसी के माध्यम से एक ट्रिक बनाया है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक भक्त है जो बोल रहा है, माता आप स्वयं सोचो। माता से कोई भक्त बोल रहा है कि माता आप स्वयं सोचो धार्मिक संस्कृति का उपचार कैसे होगा। माता आप स्वयं सोचो धार्मिक संस्कृति का उपचार कैसे होगा। तो माता से बोल रहा है, माता आप स्वयं सोचो। तो माता, तो दोस्तों माता यानी कि समता, यानी कि मता आ रहा है, यानी कि हमने माता बना दिया इसको। आप यहाँ पे साइलेंट है। स्वयं, स्वयं का मतलब हो गया स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता आ गया। स्वयं सोचो, तो दोस्तों सोचो से थोड़ा सा आ रहा है ना, शोषण, सो यानी कि सोचो, यानी कि यहाँ से शोषण आ गया। और अगला है धार्मिक, यानी कि धार्मिक यहाँ से आ गया आपको दोस्तों। और संस्कृति की बात करें तो संस्कृति आ गया। उपचार के उपचार आ गया आपका। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 6 को एक लाइन में याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार की चर्चा
कहाँ कहाँ की गई है। तो दोस्तों समता या समानता का अधिकार की बात करें हम लोग, तो समता या समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा की गई है, यानी कि विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता की गई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे हम लोग, तो यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी कि 15 की बात करें, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा की गई है 15 में। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 में बोल रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि अपवाद क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति को हम लोग छोड़ दें। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, बस इसे एक स्टोरी के माध्यम से याद रखते हैं। दोस्तों स्टोरी क्या है हमारी, कि जैसे अगर हम लोग एक बात करते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ गुंडे पकड़ कर लाए, और उसे 14 दिन तक किसी व्यक्ति को कुछ गुंडे पकड़ के ले आए और उसे 14 दिनों तक किसी घर में बंद करके रखा। 14 दिनों तक उसे किसी घर में बंद करके रखा और 14वें दिन आया और उसे विधि के समक्ष, यानी कि अपने जो हेड होते हैं उनके समक्ष उसको क्या किया, उसको मतलब सामने लाया, यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने उसे लाया। तो यहाँ पे लाया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, 14 दिनों तक पूछने नहीं आया, 14वां दिन आकर के बस उसे सामने खड़ा कर दिया। अगला है 15वां दिन फिर आया और वही गुंडे लोग आए 15वां दिन और पूछे तुम्हारी धर्म क्या है, तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी लिंग क्या है, ये सभी चीज़, और जन्म स्थान तुम्हारा क्या है, ये सारी चीज़ तुम बताओ। यानी कि जिसे किडनैप किया था उससे बोला कि तुम्हारी धर्म क्या है, नस्ल क्या है, जाति क्या है और तुम्हारा जन्म स्थान क्या है, ये बताया। अगला दोस्तों फिर 16वां दिन आया, यानी कि फिर अगले दिन आया तो बोला लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। यानी कि अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित। तो बोला कि देखो अगर लोक नियोजन की बात करें विषय में तुम्हारी, यानी कि अगर तुम बताते हो तो तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। तो 16वां दिन आया, बोला कि अगर तुम बताते हो तो तुम्हें एक अवसर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों 16वां दिन पूछा कि तुम अगर अपने बारे में बताते हो, यानी कि पहले तो 14वां दिन आया, 15वां दिन उसका धर्म नस्ल पूछा, 16वां दिन आया तो बोला कि तुम बता दोगे तो तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। तो उसने बता दिया, यानी कि बता दिया। तो अनुच्छेद 17 यानी कि 17वां दिन फिर आया तो बोला कि हमारी फलानी जाति ये वो चीज़ फलानी, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यानी कि तो 17वें दिन आया तो उसने उसका बता दिया। तो फिर डकैत लोग बोले कि नहीं, मुझे आपकी जो जाति है, नस्ल भेद है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अस्पृश्यता का वहाँ पे क्या हो गया, अंत हो गया। यानी कि अस्पृश्यता का वहाँ पे अंत हो गया। 17वां दिन आया और बोला कि नहीं, हम लोग तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे। फिर 18वां दिन आया तो दोस्तों एक चीज़ देखेंगे, तो वहाँ पे जब पूछा कि तुम्हारा जन्म स्थान क्या है, तुम्हें अवसर प्रदान की जाएगी। तो जिसे अपहरण किया गया था उसने बताया था कि मैं, अगर मान के चलो, उसने बोला कि नहीं, मैं जो हूँ डीएम हूँ। तो उसने बोला कि मैं डीएम हूँ, यानी कि पूछा जैसे जाति धर्म ये सब पूछा तो बोला कि डीएम हूँ। तो डीएम है तो 17वां दिन बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो
जब उसने बोला कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मजाक कर रहा था, तो यहाँ पे 18वां दिन आया तो बोला कि नहीं यार मैं तो ऐसा ही पूछ रहा था, आपसे मजाक उजाक कर रहा था। तो जो डीएम था वो बोला कि ठीक है यार, वो भी भावुक हो गया, बोला कि यार तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो हमें भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कलेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उपाधियों का अंत किया। यानी कि अपनी जो डीएम थी, अपने जो डीएम का पद था उसका धौंस न दिखाकर एक आम जनता की तरह उसने व्यवहार किया, यानी कि अपनी उपाधियों का अंत किया। तो 18वां दिन क्या हुआ, अपनी उपाधियों को अंत किया। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 17 में, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। सेना या विधा संबंधी सम्मान सिवाय एवं अन्य की उपाधि राज्य प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें सेना या विधि संबंधी सम्मान के लिए सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर कोई देश अगर हमारे भारतीय नागरिक को कोई उपाधि देना चाहता है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि उपाधियों का अंत। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी हमने 18 अनुच्छेद तक देखा, यानी कि 14 से 18 तक देखा था, किडनैप किया था उसको, आया था, उपाधियों का अंत देखा था। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर अनुच्छेद में बोला गया है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है, यानी कि पहले 7 था अब 6 है। तो अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था 44वां संविधान संशोधन में यानी कि 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस साल में ऐसा हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है 1978 में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अनुच्छेद 19A B C D E F यानी कि E और यहाँ पे जी है, एफ की बात, एफ तो हटा दिया गई है, यानी कि जी की बात करेंगे हम लोग। तो जितने भी संविधान के 6 पार्ट है उसमें क्या क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसको सीरियल वाइज याद करने के लिए हम लोग देखें कि एक ट्रिक बनाया हमने, यानी कि बॉस संघ आया बस व्यापार किया, यानी कि बॉस संघ आया बस व्यापार किया। तो बॉस संघ आया बस व्यापार किया, यानी कि अगर अनुच्छेद 19A की बात करें तो बॉस को हमने बोलने की स्वतंत्रता दी है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता बॉस, यानी कि बोलना, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है संघ, यानी कि संघ का मतलब हो गया आपको, यहाँ पे बॉस में मतलब आता है बोलना, बोस यानी कि बोलना। स का मतलब होता है शांतिपूर्ण, यानी कि दोनों, बॉस मतलब बोलना, स मतलब शांतिपूर्ण। अगला है संघ, संघ ग, तो संघ को संघ बना दिए हम लोग, यानी कि 19 का सी आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी हम लोग संघ बना सकते हैं। अगला है बस, यानी कि बस व्यापार किया। तो दोस्तों अगला है 19D की बात करें, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की मतलब आया। तो यहाँ पे सबसे पहले बस से पहले आया देखेंगे, तो आया का मतलब होता है आया, आना जाना। तो आना जाना किससे रिलेटेड होता है, आवागमन से। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बस, अब यानी कि देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि बस मतलब बसने की स्वतंत्रता। तो बसने की स्वतंत्रता किस में चर्चा की गई है, 19 के ई में चर्चा की गई है। बस किया, तो किया से क्या हो गया, कोई भी व्यापार है जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि किया, यानी कि कोई भी व्यापार कहीं भी आदमी कर सकता है जिससे उसका जीविकापार्जन हो सके। तो दोस्तों ये हमको एक लाइन हमें याद रखना है, बहुत संज्ञा बस व्यापार किया। आगे देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 की बात करेंगे हम लोग। तो 20 में क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करें। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक अपराध किया है तो उसे बस एक ही सज़ा मिल सकती है। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो दोस्तों दूसरा यह है कि अगर कोई अपराधी
किसी टाइम पे अपराध कर रहा है तो वहाँ पे उस टाइम पे जो कानून होगा उसकी सज़ा उसी के अनुरूप होगी। चाहे हमारे संविधान के अनुसार से बहुत सारे कानून नए बने होंगे तो वो कानून लागू उस पर नहीं होगा। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि उसे बाध्य जबरदस्ती यानी कि नहीं किया जा सकता है कि स्वयं को दोषी करार दिया जाए। अगला है अनुच्छेद 21 का क। तो राज्य, तो दोस्तों बहुत ही मस्ट भी है अनुच्छेद 21 का क, इसको ध्यान रखेंगे। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यानी कि दोस्तों ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 का क में हम बताया गया है कि जितने भी 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। तो यह किस संविधान संशोधन में की गई है? तो 46वां में। कब की गई थी? 2002 में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 14वां यानी कि 6 से 14, 14 छक 14 पसंद है, 14 छक 84। तो दोस्तों 14 छक 84 और 2 इसमें भी जोड़ लेना है, यानी कि 2 जोड़ेंगे यानी कि 2002 यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा ही लाजवाब है ये, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। अगला है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगर हम लोग बात करें किसी भी आदमी को अगर हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 तरह की स्वतंत्रता मिलती है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, सबसे पहले कि किस कारण से उसे हिरासत में लिया जा रहा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके समक्ष पेश करना होता है। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होता है। तो ये तीनों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वो अपने पसंद का जो वकील होता है उससे भी सलाह ले सकता है। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है, इसको भी थोड़ा हम लोग बड़ा अच्छा सा ट्रिक से रखेंगे। तो देखना, अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बिगाड़ी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय क्या है? अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रीय सेवा की बाध्य की बात करें तो ये तो देश के हित में है तो वो तो किया जा सकता है, लेकिन शोषण इसे नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको ध्यान कैसे रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी कि 2-3 यानी कि 23 आ रहा है 23 यानी कि 23। तो 2-3 मानव, दोस्तों इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो चाहते हैं 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि किसी का हम लोग क्या करें? शोषण करें। तो दोस्तों 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि शोषण करें। तो 2-3 से हमारा बन गया क्या चीज? अनुच्छेद 23 बन गया। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। तो यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे नियुक्त में नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसे 14 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी कल कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। ये भी कानूनी अधिकार है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 2-3 मानव ऐसे हर जगह मिल जाते हैं जो बच्चों से 24 घंटे काम करवाते हैं। यानी कि 2-3 मानव ऐसे मिल जाते हैं जो बच्चे से 24 घंटे काम करवाते हैं। तो दोस्तों इससे थोड़ा सा इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 25 में की गई है। यानी कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों इसके अंतर्गत आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसकी प्रचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि धार्मिक कार्य जितने भी है उसको आप अगर मान रहे हैं तो उसकी जो प्रबंध है उसकी भी आप प्रबंधन कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण करने, विधि सम्मत के संपत्ति के सर्जन,
अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है। तो दोस्तों ये तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अनुच्छेद 27। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अगला है 28। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश का बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसे थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। कैसे याद करेंगे? अनुच्छेद 25। तो 25 को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए हमें वो रसीद की आवश्यकता होती है। रसीद का मतलब पर्ची छपवाते हैं ना, तो पर्ची छपवाने का मतलब 25 का मतलब थोड़ा सा 25 पर्ची ऐसा समझ में आता है। 25 पर्ची यानी कि 25 रुपये का पर्ची कटवाना पड़ेगा हमें। किसी भी धर्म के लिए 25 रुपये का पर्ची हमें कटवाना पड़ेगा। और उसी से रिलेटेड है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अगर हम लोग पर्ची कटाएंगे तो ही तो क्या होता है कि जैसे हम लोग पर्ची कटा लेंगे तो उसके बाद क्या होता है, हमें धार्मिक चीज़ों में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता मिल जाती है। अगला है अनुच्छेद 27। तो जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलती है तो हमें ऐसे जो स्वतंत्रता मिलती है यानी कि 2/7 यानी कि उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जितने भी उस पर क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर यानी कि टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो भी धार्मिक कार्य है उसके लिए जो भी हमने पैसा इकट्ठा किया है उसको हम लोग धार्मिक कार्य में लगाएंगे, यानी कि उससे सरकार को हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तीनों हम लोग ध्यान रखेंगे। 25 मतलब पर्ची कटवाया, 26 मतलब स्वतंत्रता मिली, 27 में कर नहीं देना है हमें। 28 में क्या है, दोस्तों 27 गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 27 में किसी भी व्यक्ति से ऐसे, हाँ ठीक है 28 में बोल रहा है राज्य पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में कोई, यानी कि अब क्या है कि जो भी शिक्षण संस्थान है यानी कि जो भी शिक्षण संस्थान है जो सिर्फ शिक्षा देते हैं उन्हें किसी भी धर्म की उपदेश देने की मनाही। यानी कि अगर कोई भी स्कूल है तो ना ही उसका कोई टीचर हिंदू के जो धार्मिक प्रचार कर सकता है, ना ही कोई मुस्लिम अपना धार्मिक प्रचार कर सकता है। इसी तरह से अन्य भी जितने भी मत है वो सब अपना प्रचार नहीं कर सकते 28 में। अगला देखते हैं दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 की बात करें, संस्कृति की बात करें यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग धार्मिक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मानव के हित के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया था कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी यानी कि मानवता की बात की जा रही थी। तो मानवता की बात की जा रही है यानी अनुच्छेद की बात करें 29 की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, 29 यानी कि उन्नति शब्द आ रहा है थोड़ा सा, तो उन्नति शब्द आ रहा है यानी कि प्रगति की बात करेंगे। तो अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण यानी कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी उन्नति की बात करेंगे। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। यानी कि क्या है, अल्पसंख्यकों की उन्नति की बात कर रहा है दोस्तों। तो 29 मतलब उन्नति की बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है आपका यहाँ अनुच्छेद 30। तो 30 की बात करें तो दोस्तों 29 और 30 दोनों आते हैं उसमें। तो हम लोग बात करेंगे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि अगर वो शिक्षित हो जाते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं अगर शिक्षित हो जाते हैं तो वो कहीं भी शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं और प्रशासनिक अल्पसंख्यक वर्ग मतलब प्रशासनिक कार्य भी वो कर सकते हैं। तो इसका अधिकार की बात हम लोग 30 में की गई है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो ये दोस्तों 30 में इसकी चर्चा की गई है।
अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे हम लोग। तो इसकी चर्चा की गई। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि पूरे संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो दोस्तों इसे प्रस्तावना को कहा गया है। अगर हम लोग भीमराव अंबेडकर द्वारा कहें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे, दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। तो अनुच्छेद 32 की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय से में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को अगर हम लोग मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध हमें रोका जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग उच्चतम न्यायालय में हम लोग अपील कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह से समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबिस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मैंडामस, प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण की बात करें, सर्टियररी की बात करें, अधिकार परीक्षा लेख यानी कि क्यू वारंटी की बात करें, तो यानी कि उनको ये 5 तरीके के जो शक्ति दी गई है जिसके अंतर्गत वो मौलिक अधिकार पर सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों ये आज की टॉपिक बहुत ही अच्छी रही और इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।